गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपकी कक्षा 6 का पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो सबसे पहले तो बच्चों को सबको यही पता होना चाहिए कि पृथक्करण शब्द जो है उसका मतलब क्या है। तो यही जो है क्वेश्चन पहला लिया गया है कि पृथक्करण क्या है। तो पृथक्करण देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को हम पृथक कर रहे हैं। पृथक करना मतलब अलग करना। ठीक है, तो जो चीज़ों में मतलब मान लीजिए दो चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है और उन दोनों में से हमें एक एक अलग अलग चीज़ें चाहिए, है ना, तो उसको कहते हैं पृथक करना। तो जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि आपकी मम्मी जब चाय बनाती हैं तो चाय को छान कर, चाय में से मतलब जब चाय बन चुकी होती है तो उसको छलनी से छान कर अलग किया जाता है। तो छलनी के ऊपर क्या रह जाता है बच्चों? चाय की पत्तियाँ। ठीक है, तो वो जो पत्तियाँ हैं, क्या आप उसके साथ उस चाय को पी सकते थे? नहीं पी सकते थे ना। तो इसीलिए हमने क्या करा गया है, मतलब कि आपकी मम्मी ने क्या किया है, उस चाय को उस पत्ती में से अलग किया गया है जब वह चाय पीने लायक होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब कोई मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब जब दो चीज़ों को मिक्स कर दें या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स कर होती हैं और उनको अलग अलग पदार्थों में, मतलब कि जिन चीज़ों से वो अलग अलग बनी हुई हैं उन चीज़ों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में यही लिखा हुआ है कि पृथक्करण जो है वह क्या चीज़ है कि विभिन्न पदार्थों के मिश्रण में से, क्या है बच्चों? मिश्रण में से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है ना। बिल्कुल आसान सा कि विभिन्न पदार्थों का जो मिश्रण है उसमें से सभी पदार्थों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण भी यही दिया हुआ है। देखो, सारे उदाहरण ऐसे लिए गए हैं जो बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाए और उनकी दिनचर्या में भी वो शामिल हों। ठीक है, तो इसमें देखो, ये चाय बनने के बाद चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है, यही पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? शुद्ध पदार्थ मतलब जिसमें कुछ और ना मिक्स हो, केवल एक वही पदार्थ हो, है ना, उसी को शुद्ध कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ एक ही पदार्थ से बना होता है, अर्थात उसमें कोई और पदार्थ नहीं मिला हुआ होता। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में जो है आपको ये चित्र दिखाया हुआ है। इस चित्र में से ये आपको साफ पता चल रहा है कि देखो, ये जो छलनी की मदद से, ये वाला जो इधर वाला चित्र है ये आपकी बुक का चित्र है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है चित्र कि चाय को छलनी की मदद से छाना जा रहा है, और ये अलग चित्र है। इस चित्र में भी यही दिखाया जा रहा है कि छलनी की मदद से चाय को छाना जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण क्यों किया जाता है? अब देखो, पृथक्करण कर रहे हैं तो उसका कुछ कारण तो होगा ही ना। तो सबसे मेन कारण तो क्या होता है कि शुद्ध पदार्थ हमें मिलते हैं, है ना, जो चीज़ हमें उपयोगी होती हैं। जैसे अब आपने देखा था कि चाय पत्ती को अलग कर दिया था और चाय को हम लोगों ने ले लिया था, तो उसमें क्या है कि हमारे लिए उपयोगी क्या है? चाय है ना। तो सबसे पहला तो इसमें यही पॉइंट बनता है कि जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, उन पदार्थों को अलग कर लिया जाता है और इसीलिए पृथक्करण की ज़रूरत होती है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये चाय का ही अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो जो चाय पत्ती थी वह हमारे लिए अनुपयोगी है। ठीक है, जो अनुपयोगी वस्तु है उसको हमने अलग कर दिया, तो अनुपयोगी वस्तु को भी हम अलग कर देते हैं, तो उसके लिए भी हमें पृथक्करण की ज़रूरत है। अब जैसे मान लो आपके घर में मम्मी दाल बनाती होंगी, तो दाल में से पत्थर जो हैं उनको एक आध कंकड़ वगैरह जो होते हैं उनको चुन के अलग कर दिया जाता है ना। तो वो कंकड़ पत्थर तो हम लोगों ने नहीं खाने होते हैं, तो इसलिए वह क्या है? अनुपयोगी हैं, है ना। तो ऐसे अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? पृथक्करण की। इसके अलावा अब ये जो दाल कंकड़ वगैरह जो हैं, ये क्या हैं? ये हमारे लिए हानिकारक भी हैं। अगर हम इन्हें खा रहे हैं, हमारे मुंह में चले जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कितना नुकसान होता है ना, एकदम से करकराहट सा आ जाता है, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। और अगर हमारे पेट में जाएं तो भी हमें दर्द करेंगे बाद में। तो इसलिए जो हानिकारक
जो पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ बच्चों, हानिकारक, जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, ऐसे पदार्थों को पृथक्करण की मदद से अलग कर दिया जाता है। तो इसीलिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आंसर में जो लिखा हुआ है कि पृथक्करण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। सबसे पहला है, जब दो अलग अलग पदार्थ मिल गए होते हैं तब उनमें से जो उपयोगी वाला पदार्थ होता है उसको अलग कर लिया जाता है। कौन सा पदार्थ बच्चों, उपयोगी पदार्थ को। ठीक है, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है चावल और पत्थर का मिश्रण। ठीक है, तो चावल और पत्थर के मिश्रण में से मतलब हम लोगों को क्या अलग करना है, पत्थर को अलग करना है। ठीक है, हमें तो चावल चाहिए, चावल हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दो पदार्थों के मिश्रण से अनुपयोगी पदार्थ को दूर करना। कौन सा पदार्थ दूर करना है बच्चों, अनुपयोगी दूर करना है। ठीक है, जैसे कि गेहूं से भूसे को पृथक करना। अब गेहूं में जो भूसा मिला हुआ होता है तो उसमें से हमें गेहूं चाहिए होता है, तो इसलिए भूसे को उससे अलग कर दिया जाता है। तो भूसा कैसा है, अनुपयोगी है। तीसरा है मिश्रण से हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना। हानिकारक मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाती हो, है ना, तो उसको अशुद्धि को हमें दूर करना है। तो उदाहरण के में देखो, जैसे रेत में से कंकड़ पत्थर को पृथक करना। रेत में से कंकड़ पत्थर को कब पृथक कर दिया जाता है, ये आपने देखा होगा, जैसे कोई घर बन रहा होता है या कोई मकान बन रहा है तो वहाँ पर जो रेत होता है उसको छान लिया जाता है ना, तो छान कर उस रेत को यूज़ किया जाता है, तो उसमें से कंकड़ पत्थर को अलग किया जाता है। ठीक है, तो वो हानिकारक अशुद्धियाँ हैं। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथक्करण की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। अब जो पृथक्करण हम लोग कर रहे हैं उसको विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है, तो उन तरीक़ों को ही विभिन्न विधियां कहते हैं। तो उसमें सबसे पहली है हस्तचयन, मतलब हाथ से चुनना। दूसरा है थ्रेशिंग। तीसरा निष्पावन, फिर चालन, फिर अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। ये सभी के सभी अभी हम लोग एक एक करके सभी की डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अभी। पहला है हस्तचयन पृथक्करण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि का वर्णन कीजिए। तो यही थी हमारी पृथक्करण की सबसे पहली विधि, हस्तचयन। तो इसके बारे में अब हम लोग अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, हस्तचयन जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि हाथ से कुछ चुना जा रहा है, हाथ से चुनना। ठीक है, हाथ से चुनना। तो हाथ से जिस चीज़ को हम चुन रहे हैं तो इसका मतलब कि वह जो पृथक्करण की प्रक्रिया है वह हाथ के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जैसे अभी हम लोग पीछे ही बात कर रहे थे कि जब आपकी मम्मी को दाल वगैरह साफ़ करनी होती है या चावल साफ़ करने होते हैं तो वो अपने हाथों से उसमें से छोटे मोटे कंकड़ जो हैं, कंकड़ पत्थर या छोटे मिट्टी के टुकड़े जो होते हैं उनको वो अलग कर देती हैं। ठीक है, तो यही हस्तचयन की विधि है। तो अब इसमें जो लिखा हुआ है आंसर में, एक बार वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, जब मिश्रण में अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है, मतलब मिश्रण में अशुद्धियाँ थोड़ी ही होती हैं, जैसे कंकड़ पत्थर आपने देखा होगा एक आधी होते हैं, है ना, तो उनके कण भी कुछ बड़े होते हैं, तो हस्तचयन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें अशुद्धियों को हाथ से उठाकर अलग कर दिया जाता है, इसलिए इसे हस्तचयन कहा जाता है। एग्जाम्पल में, उदाहरण में दिया हुआ है कि गेहूं या चावल या दाल से पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण आदि को पृथक करना, है ना। तो मतलब गेहूं भी हम लोग ऐसे ही साफ़ करते हैं, चावल करते हैं, दाल, सब में से पत्थर के टुकड़ों को हाथ के द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ये देखो, यहाँ पर आपकी बुक में भी एक चित्र दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये देखिए कि ये आपकी बुक का चित्र है जिसमें ये जो चित्र बना हुआ है आदमी का, ये हाथ के द्वारा, इसमें देखो इसके हाथ के द्वारा इसको ये अलग अलग कर दे रहा है, पृथक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और साथ में चित्र दिखाया गया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसमें भी ये देखो, ये मान लो ये पीले वाले जो हैं, ये पीले वाले हैं ये आपके अनाज के दाने हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो कंकड़ के दाने हैं। तो इन कंकड़ के दानों को यहाँ से अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है हस्तचयन विधि। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूसे से गेहूं के दाने, भूसे से गेहूं के दाने कौन सी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। अब देखो, भूसे से गेहूं के दाने जो पृथक किए जाते हैं वह विधि कहलाती है थ्रेशिंग। ठीक है, गेहूं के दाने भूसे से अलग करने के लिए
एक्चुअल में क्या है कि जो गेहूँ होता है जब खेत में उगाया जा रहा है तो उसकी जो डंडियाँ होती हैं, मतलब कि गेहूं के जो पौधा है उसमें जो गेहूं लगे हुए हैं उन गेहूं के दानों को उन डंडियों से अलग करना है, ठीक है। तो वही विधि थ्रेशिंग की विधि कहलाती है, ठीक है। अब ये देखो, आपको ये एक चित्र की मदद से ये भी बहुत अच्छे से बताया गया है, उसमें देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक चित्र आपकी बुक से ही लिया गया है, ये दिया हुआ है थ्रेशिंग। इसमें देखो ये किसान जो हैं गेहूं के जो डंडियां हैं, मतलब गेहूं के जो पौधे हैं, उनको यहाँ एक बड़े से पत्थर की मदद से इसके ऊपर मार कर गेहूं के दानों को अलग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे चित्र में ये देखो, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एक ये बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर इन डंडियों को मार मार कर इससे गेहूं के दाने निकाले जा रहे हैं। ये विधि जो है एक्चुअल में बच्चों पहले बहुत यूज़ की जाती थी। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी मशीनें उपलब्ध हैं, तो किसान ज़्यादातर बड़े किसान जो होते हैं वो उसको पैसे निकलवा लेते हैं मशीन के द्वारा गेहूं के दानों को, ठीक है। फिर भी गरीब किसान जो हैं वो आज भी इन विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है हमारा, उसमें अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह थ्रेसिंग के बारे में ही है कि थ्रेसिंग क्या है। तो थ्रेसिंग अभी हम लोगों ने देखा चित्र की मदद से। तो थ्रेसिंग में क्या है, सूखे अनाज के पौधे की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, सूखे अनाज के पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निष्पावन किसे कहते हैं। निष्पावन देखो बच्चों क्या होता है, जैसे आपने घरों में आपकी मम्मी को ही यूज़ करते हुए देखा होगा कि जो गेहूं जो होते हैं उनको वो एक छाछ की मदद से या फिर किसी बर्तन की मदद से हवा जब चल रही होती है या फिर पंखा चला के वो उनको बरसा लेती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हवा के झोंकों की मदद से जो भूसा होता है, क्या होता है, भूसा मतलब कि जो हल्के कण होते हैं, भूसे के हल्के कण जो कि उसमें रह गए होते हैं गेहूं में, और वो कण किस चीज़ के होते हैं एक्चुअल में, वो कण होते हैं गेहूं के जो पौधा होता है उसकी डंडियों के, ठीक है। वो छोटे मोटे कण जो हैं वो बच गए होते हैं, तो उनको वायु के झोंकों की मदद से जब अलग कर लिया जाता है तो वह क्रिया कहलाती है निष्पावन। ये आपको एक चित्र की मदद से बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसके लिए हम निष्पावन की विधि के लिए पहले चित्र देख लेते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। ये देखिए, ये जो चित्र है, इस चित्र में ये निष्पावन की प्रक्रिया दिखाई हुई है, ठीक है। ये जो एक औरत है, ये देखो ये जो छाछ है इसकी मदद से गेहूं जो है उसको बरसा रही हैं, और इसमें हवा की दिशा जो है वो हवा की दिशा के लिए देखो यहाँ एरो लगा हुआ है इस तरफ, यानी कि हवा का झोंका इस तरफ का है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ जो हल्के कण भूसे के होते हैं वो दूर दूर तक उड़ जाते हैं, और गेहूं क्योंकि भारी कण है वो एक जगह पे इकट्ठे होते जाते हैं। तो इस तरह से आसानी से गेहूं को भूसे से अलग कर लिया जाता है। ये छाछ जो है इसको सूप भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ सूप लिखा गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से अनाज या कोई भी अनाज या गेहूँ चावल, इस तरह से किसी को भी हम हवा की मदद से जब पृथक करते हैं तो उसी प्रक्रिया को निष्पावन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और ये चित्र दिखाया हुआ है, देखो ये जो है इसको छाछ या फिर सूप कहा जाता है, जिसकी मदद से यहाँ पर ये भूसा अलग हो रहा है और ये गेहूं के दाने जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। देखिए ये इकट्ठा पूरा ढेर जो है गेहूं के दानों का बनता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको निष्पावन की प्रक्रिया इस चित्र की मदद से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में है कि निष्पावन जो है वह पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, जो भारी कण हैं वो किस चीज़ के हैं, वो हैं गेहूं के, ठीक है, या फिर अनाज कह सकते हैं हम लोग, कोई भी अनाज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, गेहूं या फिर अनाज, ठीक है। उसके कण भारी होंगे और हल्के कण कौन से होंगे, हल्के होंगे, उसमें हुआ भूसा, मतलब अनाज में जो भूसा मिक्स हो रखा है उसको अलग करने की विधि, सबसे आसान विधि कौन सी है, निष्पावन। उसको हम निष्पावन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उदाहरण भी यही लिखा हुआ है, हल्के भूसे को भारी गेहूं के दानों से अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन। यहाँ पर
थोड़ा सा दानों हल्के भूसे के को भारी गेहूं के दानों से अलग करना। यहाँ को की बजाय आप लोग से लिख सकते हैं, से ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, से अलग करना क्या कहलाता है? निष्पावन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि चालन विधि क्या है? चालन, देखो ये जो चालन विधि है ये पृथक्करण के लिए जो हम लोग छलनी का यूज़ करते हैं, जिसे छन्नी भी कहा जाता है, या फिर छलनी जो आपकी मम्मी आटा छानने के लिए यूज़ करती होंगी, है ना, वो वाली छलनी की बात हो रही है। इस छन्नी को चालनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड वो क्या है? चालनी। इस चालनी शब्द से ही यह विधि का नाम पड़ा चालन। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या किसका प्रयोग करेंगे? चालनी का, यानी कि छन्नी का प्रयोग करेंगे। छन्नी की मदद से जब हम दो चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं तो वह चालन विधि कहलाती है। ठीक है, तो इस विधि का आंसर देख लेते हैं अभी कि किसी पदार्थ को छोटे कौन से कण हैं? छोटे ठोस कण को चालनी के छिद्रों द्वारा, अब आपको पता है छलनी में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, है ना, तो छिद्रों द्वारा निकालकर अलग करने की विधि चालन कहलाती है। जैसे आटे में उपस्थित चोकर तथा अन्य पदार्थ को अलग किया जाता है। किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है बच्चों? वह अलग किया जाता है चालन के द्वारा, यानी कि चालनी की मदद से। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है भवन निर्माण वाले स्थान पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो उसके लिए भी हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? चालन विधि का प्रयोग करते हैं। देखो ये चित्र जो है इसमें आपको साफ दिख रहा है कि ये बड़ी सी ये चालन है और इसमें रेत डाले जा रहा है, और ये रेत के से क्या हो रहे हैं? जो रेत जो है वो उसके बारीक कण है, इसलिए वह नीचे आ जाता है, और जो यहाँ पर ढेर जो बनता जा रहा है उसमें कंकड़ पत्थर जो हैं उनका बनता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चालन विधि के द्वारा इसको रेत को साफ कर लिया जाता है, क्योंकि भवन निर्माण में हमें शुद्ध रेत चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चालन विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण के अवयवों को पृथक किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे ये रेत वाला ही चित्र देख रहे हैं हम, इसमें रेत के कण कैसे होते हैं? बारीक कण होते हैं, और कंकड़ पत्थर के कण कैसे हैं? मोटे और बड़े कण हैं, है ना। तो यानी कि ऐसे कण जिनके साइज जो हैं अलग अलग होंगे। साइज के लिए हिंदी में शब्द है आमाप। ठीक है, जिनका आमाप जो है आपस में अलग अलग होगा, मतलब एक चीज़ छोटी होनी चाहिए, एक बड़ी होनी चाहिए, है ना, तो छोटी छिद्रों से निकल जाएगी और बड़े वाले छिद्रों के ऊपर रह जाएगी। तो ऐसे ही मिश्रण जो होते हैं जिनके साइज़ में अंतर होता है उनको हम चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों के आमापों यानी साइज में अंतर हो उनको चालन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो कौन सा हो गया बच्चों? ऐसे मिश्रण जिसके अवयवों के आमापों में अंतर हो। किस में अंतर होना चाहिए? आमाप में, मतलब उनके साइज में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवसादन किसे कहते हैं? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा कि अवसादन की प्रक्रिया में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अवसादन को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अवसादन में देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मान लो आपके घरों में लस्सी तो सभी इन दिनों गर्मियों में यूज़ करते ही हैं, तो लस्सी जो है उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो लस्सी वाला पदार्थ है वो मतलब दही वाला जो पदार्थ है वो नीचे जम जाता है और ऊपर जो है पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? अवसादन। यहाँ पर ये प्रक्रिया बस इतनी ही है कि हमने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया लस्सी को, ठीक है, और उसमें जो पानी है वह ऊपर आ गया और नीचे हमारी लस्सी जम गई है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे हम रेत ले लेते हैं और उसमें पानी मिक्स है, ठीक है, यानी कि गंदा पानी है जिसमें रेत मिक्स है। तो ऐसे में क्या होगा, जब उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है तो रेत के कण जो हैं वो नीचे जम जाएंगे और पानी के जो है वह ऊपर आ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को जिसमें कि एक अवयव नीचे तली में बैठ जाता है, और वो कौन सा होगा? जो भारी वाला अवयव होगा। कौन सा? भारी वाला जो अवयव है वह नीचे तली में बैठ जाता है, उसी प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर में क्या लिखा हुआ है? ठीक है,
तो इसके आंसर में जो लिखा है वह है कि किसी मिश्रण को कुछ समय के लिए बिना हिलाए रखने पर उसके भारी अवयव को नीचे तली में बैठ जाने का प्रक्रम अवसादन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अवसादन में आपने सिर्फ इतना ही पता करना है कि जो भारी अवयव है वह नीचे तली में बैठ जाता है। ठीक है, वह अवसादन की प्रक्रिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर इस चित्र की मदद से यही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखो यहाँ पर ये जो है गंदा पानी है जिसमें रेत नीचे बैठ जा रहा है और ऊपर जो पानी है वह अलग हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस चित्र में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये रेतीला पानी यानी कि रेत वाला जो कण है वह नीचे बैठते जाएंगे। ये इसमें जैसे ये बैठ गए हैं देखो थोड़ी देर रखने के बाद, और पानी ऊपर आ गया है। आपको अलग से पता चल रहा है देखो कि पानी जो है वह ऊपर आ गया है और नीचे क्या है, रेत। ठीक है, तो इस तरह से जो ये प्रक्रिया हुई जिसमें हमने थोड़ी देर के लिए जो मिश्रण है उसको रख दिया और जो भारी वाले कण हैं, भारी वाला जो अवयव होगा वह नीचे तली में बैठ जाएगा और हल्का वाला ऊपर आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवसादन। क्या कहते हैं बच्चों, अवसादन। ठीक है, यही प्रक्रिया जो है अवसादन कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे जो है इसका उदाहरण के लिए पूछा गया है कि अवसादन प्रक्रिया का उदाहरण। तो उदाहरण आप अपने आप दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि रेत और पानी का मिश्रण। ठीक है, रेत और पानी का मिश्रण जो है वह हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, अवसादन की प्रक्रिया से। कैसे कर सकते हैं बच्चों, अवसादन की प्रक्रिया से। ठीक है, तो यही आंसर में लिखा हुआ है, रेत और जल का मिश्रण। इसमें रेत कुछ समय बाद नीचे तली में बैठ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगली जो विधि है वह इसी से रिलेटेड है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आपने अवसादन को अच्छे से समझ लिया है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, निस्तारण किसे कहते हैं। अब निस्तारण क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास रेत था, रेत के कण जो हैं वह नीचे तली में बैठ गए और ऊपर पानी के कण हैं, ऊपर यानी पानी है। ठीक है, तो ये पानी जो है ऊपर से, अब आपने इस पानी को यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ऐसे, है ना। तो रेत जो है वह नीचे रहा रहेगा और पानी आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और पानी जो है उसको आप बाहर निकाल लेंगे तो रेत नीचे रह गया। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें आपने ऊपर से पानी को निथार लिया है ना, इसी को निस्तारण कहते हैं। ये विधि कौन सी है बच्चों, निस्तारण। यही विधि क्या कहलाती है, निस्तारण। ठीक है, तो अब इसका आंसर में देख लेते हैं हम लोग। आंसर में जो लिखा हुआ है वह क्या लिखा है, जब मिश्रण को अवसादित कर लिया जाता है। देखो जो मिश्रण है वह आपका पहले अवसादित होना चाहिए, जिसमें कि क्या था कि तली में वह बैठा हुआ होना चाहिए। क्या चीज़, जो भी मिश्रण हमने अलग करना है। तो मिश्रण को अवसादित कर लिया जाता है तो उसके बाद मिश्रण को बिना हिलाए ऊपर के अवयव को उड़ेलने की क्रिया को ही निस्तारण कहते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसको मिश्रण को मतलब कि जो गिलास है उसको बिना हिलाए बिल्कुल आराम से टेढ़ा करना है। ठीक है, और वहाँ हिला देंगे तो क्या होगा, रेत और पानी दोबारा मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसको जो अंदर का मिश्रण है उसको मिक्स नहीं करना है, सिर्फ गिलास को टेढ़ा करना है, उससे पानी जो है वह बाहर आ जाएगा और नीचे रेत रह जाएगा। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, निस्तारण। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अवसादित कर लिया जाता है। पहले उसको अवसादित करना जरूरी है, उसके बाद मिश्रण को बिना हिलाए ऊपर के अवयव को उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसे उदाहरण में जल और रेत के मिश्रण से अवसादित मिट्टी के ऊपर से जल को उड़ेलना ही निस्तारण है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि निस्यंदन किसे कहते हैं। अब जो ये निस्यंदन वर्ड है बच्चों, ये आपको पता होगा कि जैसे हम लोग कुछ चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर का मतलब उसको छानते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उस फ़िल्टर करना, किसी भी मिश्रण को उसके अवयवों से फ़िल्टर करना ही निस्यंदन कहलाता है। यहाँ पर बच्चे जो हैं इसको लिखने में बड़ी गलतियाँ करते हैं। आप लोगों ने ध्यान से लिखना है, निस्यंदन, स आधा आएगा और फिर उसके बाद य में बिंदी लग के निस्यंदन, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है,
इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर में क्या लिखा हुआ है कि निस्यंदन अर्थात फिल्टर करना होता है। किसी मिश्रण में से अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करने को ही निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये चित्र की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला गिलास है इसको टेढ़ा करके इस दूसरे गिलास में पानी निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ इस चित्र में ये देखो, ये नीचे रेत है। ठीक है, इस रेत के ऊपर से जो ये पानी है उसको अलग कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की प्रक्रिया है बच्चों? ये है निस्तारण। ये कौन सी प्रक्रिया है? निस्तारण, जिसमें जैसे घरों में हम लोग आम भाषा में कह देते हैं ना कि जो नीचे बच गया है लस्सी जो यूज़ होती है उसमें नीचे लस्सी है तो ऊपर से पानी को निथार लिया जाता है ना। तो वो निथारना ही निस्तारण की विधि होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिल्टर पत्र क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वह है फिल्टर पत्र क्या है। ठीक है, तो फिल्टर पत्र जो होता है वो इस तरह से एक वाइट से कलर का पेज होता है जिसमें छिद्र छिद्र से होते हैं। वो हमें इतना अच्छे से छिद्र नहीं दिखाई देते हैं, पर उसको ही निस्यंदक कहा जाता है। फिल्टर पेपर को निस्यंदक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम क्या है? निस्यंदन करने का, फिल्टर करने का। ठीक है, इसमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आपको इसके लिए चित्र दिखाते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये जो पेपर यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला पेपर, ये ही फिल्टर पत्र कहलाता है। ठीक है, फिल्टर पत्र को यूज़ करने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? एक कीप की मदद से इसको यूज़ करते हैं। तो इसको पहले कीप की आकृति दे देते हैं। तो इसको क्या है, पहले आधा फोल्ड कर लिया, जैसे ये कर लिया, आधा फोल्ड कर लिया, उसके बाद इसको एक और डबल फोल्ड कर लिया, ये इस तरह से। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको बीच में से जो है इसको खोलेंगे, तो बीच में से खोलेंगे तो ये इस आकृति का, कीप की आकृति का बन जाता है। ठीक है, और इसको फिर एक कीप जो है उसको लेकर उसके ऊपर इस फिल्टर पत्र को रख दिया जाएगा। और जो हमारा अब हमने जैसे मान लो रेत और पानी का जो मिश्रण था उसमें से पानी को अलग करा था, है ना, तो हमने निथारना विधि से यानी निस्तारण से कर लिया था। अब वो निस्तारण की बजाय हम इसके द्वारा भी, मतलब हम यहाँ पर उसको जब निस्तारण कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें थोड़े बहुत निस्तारण करते हुए जो बारीक कण हैं मिट्टी के वो उसके साथ आ जाए। तो इसलिए उन मिट्टी के कणों से बिल्कुल साफ़ पानी लेने के लिए हम इस फिल्टर पत्र का प्रयोग कर लेते हैं। और इससे जो पानी मिलता है, नीचे जो पानी आपको मिलेगा बिल्कुल शुद्ध पानी मिलता है। ठीक है, उसमें कोई मिट्टी का कण नहीं होता, क्योंकि वह फिल्टर पत्र जो उसमें लगाया गया है उसकी मदद से बिल्कुल ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से निस्यंदन की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? फिल्टर पत्र का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि निस्तारण विधि कौन सी है? निस्तारण विधि में सिर्फ आपको जो गिलास है उसके ऊपर से पानी को निथारा जा रहा है। ठीक है, और निस्यंदन विधि में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? हम लोग फिल्टर पत्र का यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये फिल्टर पत्र जो है इसको फोल्ड करके और फिर उसको कीप की आकृति देकर तब हमें कीप से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो पानी निकल रहा है वह हमारा निस्यंदन प्रक्रिया से साफ हो रहा है। ठीक है, ये है निस्यंदन प्रक्रिया। और जो मतलब कि हम लोग यहाँ गिलास से जो पानी को उड़ेल रहे हैं वह विधि है निस्तारण। ये मैं आपको बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बच्चे इन दोनों प्रक्रियाओं में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और गलतियाँ भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से अंतर को समझना है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए निस्तारण और निस्यंदन, मतलब दोनों विधियों में से आप कौन सी विधि जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो देखो, अगर आप निस्तारण का प्रयोग करते हैं, निस्तारण विधि हमने अभी देखी थी जिसमें जो तली में बैठा हुआ जो पदार्थ होता है, जैसे रेत के कण जो हैं उनके ऊपर के पानी को क्या कर लिया जाता है? उड़ेल लिया जाता है। ठीक है, तो इस ऊपर के पानी में क्या होगा? थोड़ा बहुत चाय पत्ती भी आ सकती हैं साथ में,
परंतु यहाँ पर क्या है कि जैसे रेत के जो कण थे वह भी साथ में आ सकते हैं। सॉरी, मैंने उसको चाय पत्ती बोल दिया था। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको कि निस्तारण विधि में क्या है, रेत के कणों के ऊपर से जो पानी अलग किया जा रहा है वही सिर्फ हमारा आना चाहिए, है ना। तो निस्तारण में पर ऐसा नहीं हो पाता, पानी के साथ थोड़े बहुत रेत के कण भी आ जाते हैं। पर निस्यंदन विधि में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हैं। किस में यूज़ करेंगे फिल्टर पत्र का बच्चों, निस्यंदन में, ठीक है। निस्यंदन में हमने फिल्टर पत्र का यूज़ किया, जिससे क्या होगा कि जो रेत के कण बिल्कुल भी नीचे पानी के नीचे नहीं आ पाएंगे। तो इसी तरह से जब चाय बनी होती है तो चाय में भी अगर चाय पत्ती बीच में आ जाए तो हम लोग वो चाय नहीं पीते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी किसका यूज़ किया जाता है, एक छलनी का बीच में यूज़ किया जाता है ना। वो जो छलनी है या चालनी जो है वही हमारे फिल्टर पत्र का यहाँ पर फिल्टर पत्र की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जो चाय है हमें बिल्कुल शुद्ध चाहिए होती है। तो इस चाय को सही रूप से पाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, निस्यंदन की विधि का, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गए होंगे। निस्तारण और निस्यंदन जो विधियां हैं दोनों का अंतर भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब एक बार मैं फिर से भी बता देती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। निस्तारण आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, निस्तारण मतलब निथारना, ठीक है। निस्यंदन, निस्यंदन मतलब फिल्टर पेपर की मदद से हम उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको समझ आ गया होगा। अब आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अगली बार फिर इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो पृथक्करण की कुछ विधियाँ आज हमने कर ली हैं, कुछ अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आपसे उम्मीद है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन होता है उसे दबा दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है इसको दबा दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ताकि और बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उनको आंसर मिल जाएं और वो उसको याद कर सकें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।